बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आप ये भी बोल सकते हो कि प्लेलिस्ट भी है। ये है हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की सीरीज, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन से आपको ये पता चल रहा है कि एस्टिमेट करते हैं, जब भी हम किसी चीज को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, किसी चीज का भी हमने वो लगाया है कि फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है, जिसमें हमें ओवरऑल मैंने बोला है कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन ले ली मैंने, ठीक है, कितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं, तो उसमें मुझे उनके एस्टिमेट करना है कि लोग वहां पे कैसे रह रहे हैं, उनकी इनकम क्या है। तो अगर मुझे उनकी इनकम एस्टिमेट करनी है तो मैं उसको बोलूंगी थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। किसी भी चीज को एस्टिमेट करना इज नोन एज थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, और उस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो अब द थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन वाज फाउंडेड बाय आर ए फिशर। ओके, सो आर ए फिशर ने हमें ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, इन द ईयर 1930। ओके, सो हियर यू कैन सी द फॉर्मल डेफिनेशन क्या है हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की, कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग डिसीजंस अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग। It helps to assess the relationship between the dependent and independent variables। तो ये हमें ये बताता है कि हम जितने भी पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 स्टूडेंट्स ले लिए इन अ क्लास, तो मैं उनके पैरामीटर्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को एस्टिमेट कर रही हूँ कि पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं एज अ वेट के फॉर्म, फॉर एग्जांपल मैं वेट के थ्रू ले रही हूँ कि कितने बच्चों का वेट 50 से अबव है और किन बच्चों का लेस देन 70 है, ठीक है। तो मैं इन चीज को एस्टिमेट कर रही हूँ, उस चीज के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। सो उस बेस पे हम उसी पैरामीटर्स को यूज करेंगे बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जब भी हम किसी भी बच्चे को, फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे को चुन लिया मैंने, ठीक है, क्लास में से मैंने सोच रही हूँ मैंने फर्स्ट रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, तो वो रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद मैंने 7 को सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, उसके बाद मैंने 11 को सिलेक्ट कर लिया। सो ये है रैंडम सैम्पलिंग। किसी भी बच्चे को ऑन द स्पॉट आपने चूज करना इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। ये हमें हेल्प करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के केस में। अब नेक्स्ट है हमारे द कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को बनाने में हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला है हमारा सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होता है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है, उसका छोटा सा हिस्सा। जब भी देखो आप कोई चीज कैलकुलेट करते हो तो आप ये नहीं करते हो कि आप पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो, क्योंकि अगर आपके पास समझ लो 1000 कोई पॉपुलेशन है, 1000 एम्प्लॉयज है फॉर एग्जांपल इन अ कंपनी, तो आप ये थोड़ी है कि आप 1000 लोगों का करोगे, नहीं ना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ी बात, उसमें आपको बहुत सारा उसमें रिसोर्सेज लग जाएंगे, पैसा लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। उसमें साथ में ये भी हो सकता है कि उसमें हमारा डाटा जो है वो इनकरेक्ट निकले, एरर भी आ सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग क्या होती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से, जैसे 10,000 एम्प्लॉय है, उसमें से मैं छोटा सा सैंपल निकाल लूंगी। जिस छोटे से सैंपल में फॉर एग्जांपल मेरे 10 एम्प्लॉयज हैं, तो मैं उन 10 एम्प्लॉयज का डाटा लेके उन सभी को एनालाइज करके मैं वो रिजल्ट निकाल लूंगी कि अगर 10 लोगों का इतना आ रहा है तो उस हिसाब से मेरे 1000 पॉपुलेशन या 1000 एम्प्लॉयज का कितना रिजल्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं हम सैंपल। और इसका सैंपल साइज क्या होता है, जैसे मैंने ये बताया, ये आपका पॉपुलेशन साइज हो गया, मतलब 1000 जो है वो आपके पॉपुलेशन का साइज है। साइज समझ रहे हो ना, कि कितने लोग उसमें आ रहे हैं, कितनी उसमें वैल्यू दी गई है, क्वांटिटी कितनी है। अब सैंपल में कितनी क्वांटिटी ली है मैंने, 10 एम्प्लॉयज, तो मेरा सैंपल साइज क्या होगा, मेरा 10 एम्प्लॉय। समझ आया। अब हमारा नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी इन द सैंपल, कि वैरायटी कितनी है, ठीक है। वैरायटी समझो कि कितने डिफरेंट हैं, कोई समझ लो कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उसमें से कितने वर्क अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है, नहीं है। दिस इज नोन एज वेरिएबिलिटी इन द सैंपल। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द ऑब्जर्व डिफरेंसेस। अब हम इन दो टॉपिक्स को अलग से पढ़ते हैं, विच इज वेरिएबिलिटी एंड साइज। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी डिस्क्राइब्स हाउ फार apart data points lies from each other from the center of distribution। मतलब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ कि कुछ यहाँ पर गुड और हार्ड वर्किंग समझ लो मैंने रखा है कि एक एम्प्लॉय गुड के साथ साथ हार्ड वर्किंग होना चाहिए, साथ में वो होना चाहिए अपने काम को लेके पैशनेट होना चाहिए, साथ में वो पंक्चुअल भी हो, मतलब टाइम पे आता हो। तो ये चीज मतलब मैंने क्राइटेरिया रखा है। तो वेरिएबिलिटी क्या है, ये बताती है कि हमें, कि मेरे पास अगर मैंने 10 एम्प्लॉयज लिए तो 10 एम्प्लॉयज इसके आसपास आ रहे हैं नहीं, इसको हम बोलेंगे वेरिएबिलिटी।
अलॉन्ग विद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको पता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, हमारी मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी गिव्स यू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दैट समराइज योर डाटा। वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो रेफर टू एज स्प्रेड, स्कैटर और डिस्पर्जन। ये 3 चीजें हैं जो हमें बताती है हमारे वेरिएबिलिटी के बारे में। नाउ what is statistical significance? Statistical significance is the observed difference between groups or variables that is unlikely to have occurred by chance. Statistical significance is a statistic term to determine whether an observed difference or relationship between two or more groups of variables is unlikely to have occurred by chance. तो ये हमारा statistical inference है जो हमें बताता है कि हमारा relationship क्या है किसी अलग ग्रुप के साथ या किसी अलग वेरिएबल के साथ कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लेके, ठीक है। तो दिस इज अ ग्राफ जिसमें हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आगे हम पढ़ेंगे कि हम आगे डिस्ट्रीब्यूशंस करते कैसे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल और अ ग्राफ, इसी को अभी समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी कि हम इसको आगे जाके कैसे कैसे एनालाइज करेंगे। ओके, तो अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज कंसेप्ट्स ऑफ एस्टिमेशन। आपने एस्टिमेशन के बारे में सुना होगा, एस्टिमेशन क्या होती है, वही मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है ही थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें हम सिर्फ एस्टिमेट करते जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे एस्टिमेशन है क्या और उसमें आता क्या क्या है। सो पहला जो प्रोडक्ट है या पहली जो थिंग है वो है पॉपुलेशन, जिसको आपके बारे में पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन है क्या, क्योंकि ये टर्म्स आगे जाके आपको बहुत बार आने वाली हैं, जिससे पहले आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो पॉपुलेशन क्या है, द एंटायर ग्रुप दैट यू आर इंटरेस्टेड इन फॉर योर स्टडी। जो भी आप एंटायर ग्रुप लेते हो, कोई भी एक प्रॉपर एक समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, ठीक है, स्टूडेंट्स लिए किस में, यूनिवर्सिटी में। सो मेरे लिए जो पूरी यूनिवर्सिटी होगी वो क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, जिसमें पूरे बच्चे हैं, ठीक है। सो ये है हमारा पॉपुलेशन। इसका एग्जांपल क्या है, इफ यू आर सर्वेइंग पीपल इन योर कंपनी द पॉपुलेशन would be all the employees in your company. For example मैं गूगल का ले लेती हूँ, गूगल एक कंपनी है, ठीक है, एक IT टेक कंपनी है, उसको मैंने ले लिया एग्जांपल कि उसमें जितने भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉयज और पीपल, ठीक है। तो हमारी जो 1000 एम्प्लॉयज जो होंगे वो क्या होंगे, हमारी पॉपुलेशन होगी। कंसेप्ट समझ आया, व्हाट इज पॉपुलेशन। अब इसी का जो सब पार्ट है वो है सैंपल, अ सबसेट ऑफ आवर पॉपुलेशन। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको गूगल का, गूगल कंपनी का। अब गूगल कंपनी मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल उसमें 1000 एम्प्लॉयज हैं। अब मैंने उसमें से सर्वे करना है, ठीक है, तो मैं सर्वे करने के लिए मैंने हर 1000 का तो नहीं कर सकती, क्योंकि 1000 का करूंगी टाइम ज़्यादा लगेगा, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, इवन डाटा को स्टोर करना, सेव करना या एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1000 एम्प्लॉयज़ में से 10 एम्प्लॉयज़ ले लूंगी। अब अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मुझे किस चीज़ पे सर्वे करना है, मैं उस हिसाब से सैंपल ले लूंगी। मैंने 1000 में से 10 लोगों का सैंपल ले लिया, सो ये मेरा सैंपल है। तो इस सैंपल के बेसिस में आगे मैं सर्वे करूंगी। सो दिस इज अ सैंपल। पॉपुलेशन क्या होगी, हमारी एंटायर, जिसके ऊपर हमें करनी है, कोई भी सर्वे करना है, और सैंपल क्या हो गया, उसी पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक अ फूड सैंपल, इट इज कॉल्ड सैंपल। जब भी आप खाना बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक छोटा सा स्पून लेके उसको टेस्ट करते हो, जिससे आपको पता क्या चल जाता है कि अगर आपका उस स्पून में जो भी टेस्ट आ रहा है अगर वो परफेक्ट है तो मतलब आपकी पूरी दाल परफेक्ट है। वही एग्जाम्पल हो गया एक सैंपल का भी, कि जिसमें आप छोटे से पॉपुलेशन का साइज लेके उसको कैलकुलेट करके आप पूरी पॉपुलेशन का बता सकते हो कि मेरी पॉपुलेशन में क्या चल रहा है। ओके, नाउ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में 2 पार्ट्स आते हैं, वो है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन एंड नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में बेसिकली हम इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में आगे करते जाएंगे, फर्दर पढ़ते जाएंगे। आगे जो है वो है हमारा कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन के अंदर क्या पार्ट्स आते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन एंड पॉइंट एस्टिमेशन। यही हमारे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एस्टिमेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन से रिलेटेड हमारे 2 पॉइंट्स है, विच इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। और इसमें भी आगे कुछ सब पार्ट्स हैं, जिसमें जो हमारा इंटरवल एस्टिमेशन है वो काम करता है, 2 आगे सब पार्ट्स हैं उसके, जिसमें एक है व्हेन वेरिएंस इज नोन, जब हमें वेरिएंस पता है, सेकंड जब हमें वेरिएंस कोई पता ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज आर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी पूरा एक टॉपिक है, यूनिट है, जिसमें हम पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये था हमारा
डिस्क्रिप्शन की क्या चीज किसके अंडर आती है। नाउ व्हाट इज एस्टिमेशन? इट इज अ टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिगर ग्रुप फ्रॉम अ स्मॉलर सैंपल एंड स्टैटिस्टिक्स आर क्रूशियल टू एनालाइजिंग डाटा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है गूगल कंपनी का, जिसमें एक बिगर ग्रुप है, बिगर एम्प्लॉयज हैं, 1000 एम्प्लॉयज हैं। फ्रॉम उसमें से क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे, सैंपल को एस्टिमेट करेंगे, उस पर सर्वे करेंगे, जिससे कि हम पॉपुलेशन का सर्वे बता सकें, ठीक है, इंफॉर्मेशन बता सकें। सो स्टैटिस्टिक इज क्रूशियल टू एनालाइज। स्टैटिस्टिक्स हमें एनालाइज ही करवाती है, तभी हम स्टैटिस्टिकल रेफरेंस कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारे पास डाटा है हम उसको विजुअलाइज कर सके, एनालाइज कर सके। नाउ द एग्जांपल रिलेटेड टू एस्टिमेशन, द एवरेज age of city's population may be obtained by taking the age of a sample of 1000 resident। अगर हमें पूरी सिटी, फॉर एग्जांपल मैं नोएडा का ले लेती हूँ एग्जांपल। नोएडा एक सिटी है, अगर मुझे जानना है कि वहाँ की एवरेज एज क्या है पॉपुलेशन की, तो मैं पूरी सिटी का तो कैलकुलेशन नहीं करूंगी ना, तो उसमें से मैंने क्या किया, एक सैंपल ले लिया 1000 लोगों का जो वहाँ रहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेशन। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेशंस कितने हैं, which is point estimation. Second one is interval estimation. Now, what is point estimation? In statistics, the sample mean is used to estimate a population mean. जब भी हमें population का mean find out करना है, मीन्स उसकी एवरेज फाइंड, आपको पता है मीन क्या होता है, एवरेज। मतलब अगर मुझे पॉपुलेशन की एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे हेल्प करता है सैंपल। सैंपल मीन अगर मैंने निकाल दिया, तो उस चीज से मैं क्या निकाल सकती हूँ, पॉपुलेशन का मीन निकाल सकती हूँ। मीन सैंपल मीन इज हेल्पिंग मी टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन मीन, while the sample proportion is used to estimate a population percentage। अभी मैंने वही बताया कि अगर सैंपल का प्रोपोर्शन अगर मुझे बता देता है कि मेरे 10 एम्प्लॉयज में ये सर्वे किया मैंने और मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मैं उस चीज़ से एनालाइज कर सकती हूँ कि मेरी पूरी पॉपुलेशन में क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल क्या है, मेजरिंग द हाइट्स ऑफ रैंडम पीपल कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर ग्रुप। अगर मेरा कोई ग्रुप है, उसमें से मैं अगर किसी भी इंसान की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्रुप है 10 लोगों का, मैं अगर उसमें से 3 या 4 लोगों की भी अगर मैं हाइट को मेजर कर सकूं, तो उसमें मैं बता सकूंगी कि मेरे एवरेज कितनी है, कि मेरे पूरे ग्रुप में कितनी तक के मीडियम लोग हैं वहां पे, ठीक है। इतना समझ आया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवल एस्टिमेशन। अभी हमने पढ़ा था कि इंटरवल एस्टिमेशन उसके पास 2 टाइप्स होते हैं, विच इज व्हेन वी हैव वेरिएंस इज नोन एंड सेकेंड वन इज वेयर वेरिएंस इज अननोन। ओके, ये तो हमने टाइप पढ़े थे कि आगे कैसे सेग्रीगेट होते हैं, बट ये है क्या एक्चुअली इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेट्स प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू while interval estimate give a range likely to contain the true parameter। पॉइंट एस्टिमेशन में तो आपको वो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा कि हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हाइट को मेजर करना है, तो मेरे ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो मेरी एवरेज हाइट कितनी है, फॉर एग्जांपल 5 फुट 5 इंच, ठीक है। मतलब मेरे ग्रुप में 5 फुट 5 इंच जो है वो नॉर्मल हाइट चल रही है। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या बताता है, वो पॉइंट डायरेक्ट सिंगल वैल्यू नहीं देता, वो देता है रेंज में। मतलब मेरे ग्रुप में 5 फुट 5 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच तक के लोग हैं, तो ये है इंटरवल, मतलब कोई वैल्यू किसी 2 वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है। दिस इज नोन एज इंटरवल एस्टिमेशन। नाउ एस्टिमेशन मेथड्स क्या है, देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू जनरेट एस्टिमेट्स। उसमें से 2 जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, विच इज मेथड ऑफ मोमेंट्स एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं एस्टिमेशन के टाइम पे। सो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। ओके, तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टिमेटर्स। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास एस्टिमेटर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, गुड एस्टिमेटर्स हैं, जो हमारी एस्टिमेशन की चीज़ को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि हाँ, अगर इस चीज़ से हमने एस्टिमेशन की तो ये हमारे करेक्ट आएंगे। तो हमारे पास 4 क्या हैं वो एस्टिमेटर्स। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकेंड वन इज अनबायसनेस, थर्ड वन इज एफिशिएंसी एंड फोर्थ वन इज सफिशिएंसी। ओके, सो पहला टॉपिक हम करते हैं, विच इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की ये फॉर्मल डेफिनेशन है। सो ये फॉर्मल डेफिनेशन क्या बता रही है, एन एस्टिमेटर वे Tn इज इक्वल टू T, जिसमें बहुत सारे x की वैल्यूज है, मतलब बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स है, x1 x2 अप टू xn, बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n।
okay, is said to be consistent estimator of gamma theta where theta belongs to a bigger theta, द पैरामीटर स्पेस, इसको हम पैरामीट्रिक स्पेस बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज फॉर ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल। मींस जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, जितने भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स जो है वो इसमें सेव रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कंसिस्टेंसी का, कि अगर हमारे पास मेल है, ठीक है, तो मेल का भी आगे एक डिफरेंशिएशन, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि हमारे इंडिया में मेल और फीमेल हैं, बट हमारे पास कितने स्मोकर्स हैं, कितने नॉन स्मोकर्स हैं। तो इस चीज में क्या हो जाएगा कि मेल में भी क्या हो सकते हैं, एक स्मोकर हो सकता है, अब सारे थोड़ी स्मोकर्स होंगे, मे भी कुछ नॉन स्मोकर्स हों। हमारे पास क्या है, मेल में 2 डिफरेंट हैं, ठीक है। अब फीमेल में भी हमारे पास 2 चीजें हैं, विच इज स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल रहा। इफ Tn कन्वर्जेस टू गामा थीटा इन प्रोबेबिलिटी, दैट इज इफ Tn अप्रोचेस टू P, this is probability gamma theta as n approaches to infinity. In other words, Tn is a consistent estimator of gamma theta. If for every epsilon is greater than 0, epsilon आपको पता है constant होता है, this is a constant value. Where eta, this is also a constant value. इसको हम pronounce कैसे करते हैं, eta, जिसको आप ऐसे लिखते हो, मतलब उसकी tail जो होती है वो लंबी होती है। There exists a positive integer where n is greater than equal to स्मॉल m, such that this is the basically ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंसी की ऑफिशियल ये है इक्वेशन है। तो ये है क्या, प्रोबेबिलिटी मोड Tn माइनस गामा थीटा मोड लेस देन एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 1 as n approaches to infinity and P mod Tn minus gamma theta mode which is less than epsilon where it is greater than 1 minus eta, जहां पर हमारी स्मॉल n की वैल्यू क्या है, स्मॉल m से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ओके, अब हमें ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कंसिस्टेंसी को यूज ही क्यों कर रहे हैं, व्हाई? In simple words, consistency in statistics is important because it ensures that as you collect more data, your analysis get closer to true answer. जब आप कंसिस्टेंसी यूज करते हो, आपके पास मोर डाटा आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने गूगल का एग्जांपल लिया था कंपनी का, तो ये थोड़ी है कि अगर कंपनी में 1000 हैं तो हर साल उसमें 1000 ही लोग रहेंगे, कभी वो बढ़ेंगे भी, कभी प्लस होंगे 200 होंगे, प्लस नेक्स्ट 200, मतलब डाटा तो आता जाएगा। तो हम उस चीज को स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग बार बार नहीं करेंगे ना उस चीज को। मतलब जब भी हम इस चीज को अप्लाई करते हैं कंसिस्टेंसी को स्टैटिस्टिक्स में, तो जब भी कोई नया डाटा हमारे पास आता है, मोर डाटा आता है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली जब वो एनालाइज करता है उस चीज को, तो वो जो है वो हमारी ट्रू आंसर के ज्यादा क्लोज आता है। ओके, मीनिंग योर रिजल्ट बिकम्स मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट द मोर इंफॉर्मेशन यू गैदर, अलोइंग यू टू मेक बेटर डिसीजन बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स। सो इसका एक साफ साफ जो रिजल्ट है वो है कि जब भी हमारे पास ज्यादा डाटा आएगा, वो हमें ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा एज कंपेरेटिवली स्मॉलर डाटा। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैटिस्टिकल इंफरेंस की सीरीज में करने वाले हैं नया टॉपिक विच इज अनबाइज्डनेस। तो अनबाइज्डनेस क्या है? अनबाइज्डनेस एक एस्टिमेटर का ही पार्ट है। हमने 4 एस्टिमेटर्स पढ़े थे, विच इज कंसिस्टेंसी, अनबाइज्डनेस बेसिकली सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी। कंसिस्टेंसी हमने कर लिया है। सो अब देखते हैं कि व्हाट इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर। An unbiased estimator is a statistical term used to describe an estimator that is expected to hit the true parameter value of the population from which the data is sampled. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने गूगल कंपनी का एग्जांपल लिया था कि मैं उसमें बता रही थी कि फॉर एग्जांपल 1000 एम्प्लॉयज हैं आपके पास, ठीक है। गूगल तो पता ना, वो कंपनी है एक जिसमें सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, आईटी टेक वाले काम करते हैं। सो ये पे 1000 एम्प्लॉयज है इसमें, तो 1000 क्या होगी, मतलब टोटल उसमें 1000 ही लोग हैं, तो 1000 क्या होगी मेरी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से अगर मुझे कुछ सर्वे करना है तो मैं उसमें से सैंपल लूंगी। पॉपुलेशन का करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बट उसको करने के लिए बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज और पैसे लगेंगे। सो हम सैंपल से एस्टिमेट करते हैं। सो सैंपल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर हमें क्या बताता है कि जब भी हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं सैंपल की, तो वो क्या हो जाती है, इक्वल टू
पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो मतलब अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल पैरामीटर्स की निकाल लेंगे वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर, उसको ही बोलते हैं हम अनबाइज्ड एस्टिमेटर। मतलब अगर वो इक्वल है तब वो क्या हो जाएगा, अनबाइज्ड एस्टिमेटर, अगर नहीं हुआ तो वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर नहीं है। So mathematically, an estimator is said to be unbiased if its expected value equals the parameters of its expecting पैरामीटर्स इट इज एस्टिमेटिंग। वही मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम सैंपल के किसी पैरामीटर की लेंगे वो इक्वल टू अगर पॉपुलेशन के पैरामीटर से इक्वल होगी तभी हम उसको अनबाइज्ड एस्टिमेटर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी नोटेशन समझते हैं कि कैसे हमने इस चीज को बोला है कि उसका एस्टिमेशन और एस्टिमेटर क्या होगा। सो इस केस में इफ थीटा रिप्रेजेंट द ट्रू पैरामीटर वैल्यू एंड थीटा कैप, दिस इज थीटा एंड दिस इज कैप, रिप्रेजेंट द एस्टिमेटर, देन थीटा कैप इज अनबाइज्ड इफ, मतलब थीटा कैप जो होगा वो अनबाइज्ड होगा कब, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा। तो अब इसी केस में हम बोल सकते हैं दैट थीटा कैप इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। समझ आया। और ये जो हमारी नोटेशन है ये ओवरऑल अनबाइज्ड एस्टिमेटर की ऑफिशियल नोटेशन है, इसी से सारे आगे एस्टिमेटर्स हम यूज करते हैं। अब आगे एग्जांपल देखो कि लेट x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विद ट्रू मीन म्यू देन द सैंपल मीन। अब आपको बोला गया है कि आपके पास ये पॉपुलेशन है, ये आपके पास पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का पैरामीटर बोला है म्यू। अब आपको बोला है कि उसका सैंपल मीन क्या होगा। आपको पॉपुलेशन का मीन तो पता चल गया इज इक्वल टू म्यू। अब आपको बोला गया है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से सैंपल लिया था तो उसका सैंपल मीन क्या है। तो इस सैंपल मीन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे x बार क्या होता है आपको पता, मीन होता है इज इक्वल टू 1/n समेशन xi, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता है सो प्लीज गो एंड चेक आउट में प्रीवियस वीडियोस जो हमने बनाई है उसको देखिए आप, उससे आपको समझ आ जाएगा। सो ये मीन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन xi। अब इसको बोला गया है कि मीन तो इक्वल टू म्यू भी होता है, हमने इसको लिख लिया। अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार निकालूंगी तो क्या हो जाएगा 1/n, इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, ओके। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार हम निकालते जाएंगे तब तक, कब तक, जब तक हमारा इक्वल टू म्यू नहीं आ जाता। तो इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/n क्या है हमारा कांस्टेंट है बिकॉज n की वैल्यूज वेरी करती है, एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा समेशन xi। अब फिर से हम ये ब्रैकेट खोलते जाएंगे, ओके, समेशन बाहर निकाल दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi क्या होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi को पहले बता रखा था, इट इज इक्वल टू म्यू, ओके। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू म्यू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे म्यू। अब आपने देखा कि 1/n है बट साथ में क्या है समेशन, समेशन u, मतलब समेशन का मतलब क्या होता है आपको इतना तो पता है कि समेशन क्या होता है, एडिंग, मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वहां तक ऐड होती जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में ऐड हुआ 1n, फिर 2n, फिर 3n अप टू 4n अप टू nn, समझ रहे हो, सॉरी इसमें n नहीं आएगा म्यू आएगा, 1 म्यू, 2 म्यू, 3 म्यू, 4 म्यू अप टू n म्यू, है ना। n मतलब कितने भी नंबर तो जा, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, कितने भी जा सकते हैं। तो हम इनका समेशन म्यू की जगह हम n म्यू लिख सकते हैं, बात समझ आई। अब हमें n से n कट जाएगा तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या हो जाएगी इक्वल टू म्यू। तो हमें यही पूछा गया था कि अगर पॉपुलेशन का मीन हमने बता रखा है कि उसका पैरामीटर म्यू है तो सैंपल मीन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सैंपल मीन इज इक्वल टू म्यू। सो दिस इज आवर ओवरऑल रिजल्ट। सो ये था हमारा अनबाइज्ड एस्टिमेटर। हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सफिशिएंसी एस्टिमेटर। सो हमारे सफिशिएंट एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स t इज इक्वल टू t x1 x2 अप टू xn इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इफ the conditional distribution of x1 x2 xn given t is equal to small t and theta does not depend on theta। तो इस केस में क्या है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोबेबिलिटी है जिसमें कैपिटल के साथ स्मॉल x है, जिसमें हर एक कैपिटल रैंडम वेरिएबल का एक स्मॉल रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में जब हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, पता है ना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, लाइक दिस, ये होती है, ओके। सो हमारी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेसिकली इससे रिप्रेजेंट की जाती है। सो देयर हाउ इस केस में क्या है कि t जो है वो t पे डिपेंड तो करता है बट थीटा जो है वो थीटा पे डिपेंड करता ही नहीं है। सो हमारी इक्वेशन अगर आप देख सकते हो सो ये जाके थोड़ी सी रिजॉल्व हो गई है, तो इसमें हमारा थीटा की वैल्यू निकल गई है, मीन्स कैंसिल आउट हो गई है।
तो जब भी हम सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालते हैं उसमें हम यूज करते हैं नेमन फिशर फैक्टराइजेशन। ओके, इसी को यूज करके हम सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालते हैं कि कौन सा सफिशिएंट है कौन सा नहीं है। सो लेट x1 x2 अप टू xn बी IID रैंडम वेरिएबल। IID रैंडम वेरिएबल आपको पता है विच इज इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन with likelihood where L is x1 x2 up to xn by given theta. A statistics t is equal to t x1 up to xn is sufficient if and only if there exists no negative function g and h. तो इस केस में क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन आपके पास वो आएगी जिसमें आपके पास x से रिलेटेड वैल्यूज आएंगी और एक इक्वेशन वैसी आएगी जो कि हमारी जिसमें हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो आपको जब भी आप ये सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालोगे तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक्स आई और एक्स की वैल्यूज को अलग करना है और जितने भी आपकी जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको अलग करना है, जिससे आपके जो एक्स वाली वैल्यूज है वो आपकी क्या बन जाएगी, GX1 या GXN बोल लो आप, और ये बन जाएगी आपकी एच वाली वैल्यूज। जो एच वाली वैल्यूज है ये आपकी होती हैं गार्बेजेस जिनका कोई काम नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक अ डंप। ओके, और ये वाली वैल्यूज आपको क्या देगी, सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस फैक्टराइजेशन टू फाइंड आउट द सफिशिएंट एस्टिमेटर इन एस्टिमेशन। ओके, तो अब हम कर रहे हैं एफिशिएंसी विच इज द एफिशिएंट एस्टिमेटर, जो हमारा लास्ट एस्टिमेटर्स का टॉपिक है। तो इस केस में क्या है, बहुत सिंपल है, नथिंग मोर देन, मतलब इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता मुझे लगता है एस्टिमेटर्स में। तो इसमें क्या है कि इफ T1 इज मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर हैविंग द वेरिएंस V1, मतलब हमारे पास T1 दिया हुआ है जो कि मोर एफिशिएंट है और उसका वेरिएंस क्या है, हमें V1 दिया हुआ है। सिमिलरली हमें T2 दिया हुआ है, ये एक अनदर एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस क्या है, V2। ओके, तो अब इस केस में बोला गया है कि हमारा जो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन सा है, T1। पर कैसे, मतलब जब भी हमारा वेरिएंस ऑफ T1 इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ T2 है, इसका मतलब जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। खत्म, हमें कुछ और लॉजिक लगाना ही नहीं है, ध्यान लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारा वेरिएंस ऑफ T1 ज्यादा है, तो मतलब हमारा T1 ही क्या है, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है एज कंपेयर टू T2। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 to 5 मार्क्स का आता ही आता है, इसको गांठ बांध लो अपने साथ, ये आता ही आता है। इसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैंने नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप है, कर लिया तो आपके 2 to 5 मार्क्स पक्के हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव 1 वेरिएंस ऑफ मीन एंड 1 वेरिएंस ऑफ मीडियन विच 1 इज एफिशिएंट। हमें पूछा गया है कि हमारे पास 2 वेरिएंस है जिसमें एक मीन का है एक मीडियन का है, तो हमें बताना है कि मोर एफिशिएंट कौन है। अब आपने एक चीज देखी है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर बाय एन, एज यू कैन सी यहाँ पे। अब आप सोचोगे कि वेरिएंस ऑफ एक्स तो सिग्मा स्क्वायर होता है, तो एक्स बार का जो वेरिएंस है वो ये सिग्मा स्क्वायर बाय एन कैसे आया, मैं बताती हूँ। जो आपने देखा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं इसी वाले फॉर्मूले से यूज करके इस वाली इक्वेशन को प्रूव करूंगी। कैसे, वेरिएंस ऑफ एक्स बार को हम ओपन करेंगे, आपने पता है कि एक्स बार क्या होता है, 1/n समेशन xi, मीन का फॉर्मूला है, इसको हम लिख देंगे वेरिएंस के अंदर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट वेरिएंस ऑफ ax क्या होता है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, ये पढ़ा है फॉर्मूला, मतलब जो भी उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू होगी वो जब बाहर आएगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में हमारी a जो है वो ये है और हमारी x जो है वो ये है, समेशन xi। तो इस केस में अगर मैं 1/n को बाहर निकाल लूंगी तो 1/n क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर। देखना स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1/n बाहर आके क्या हो गया, 1/n स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से, इनटू वेरिएंस ऑफ समेशन xi, यहाँ तक खत्म। अब 1/n स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x, इसमें से समेशन बाहर निकाल दिया, वेरिएंस ऑफ xi। अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/n स्क्वायर इनटू समेशन सिग्मा स्क्वायर आ गया। अब लेट मी राइट हियर, ये आ गया। अब आपको पता है कि समेशन क्या होती है, समेशन मतलब यहाँ से i जो भी आपका i जा रहा है 1 to n जा रहा है। अब आपकी यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब सिग्मा स्क्वायर फिर सिग्मा स्क्वायर अप टू n टाइम जा रहा है। अब यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 2 भी है, मतलब ये 3 अप टू 4 n टाइम्स जा रहा है। तो आपके लास्ट में n सिग्मा स्क्वायर बन गया, मतलब समेशन करते 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 ये n टाइम्स जाएगा, हमें नहीं पता वो 10 टाइम्स जाएगा, 2000 टाइम्स जाएगा, ठीक है, लैक्स टाइम जाएगा। तो इस केस में हमारा समेशन की जगह क्या ले लेगा, n। तो ये बन जाएगा n सिग्मा स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर,
यहाँ से n जो है वो इस n को काट देगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि हमारे पास 2 है ना, n इंटू n, एक n ने इसको काट दिया तो हमारे पास 1 बच गया। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आपको डाउट क्लियर हुआ कि हमारा सिग्मा स्क्वायर बाय n क्यों आया? ओके गुड। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, तो अब इसमें क्या है कि ये तो आ गया हमारे पास। अब हमें वेरिएंस ऑफ x बार मीडियन निकालना है, ये मीन का था, ये है निकालना है हमें मीडियन का। तो कुछ नहीं करना है, अभी आपने देखा वेरिएंस ऑफ x बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय n, और वेरिएंस ऑफ मीडियन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले में आपको पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका बन जाएगा x बार मीडियन का वेरिएंस। ठीक है, अब इस केस में हमने पाई बाय 2 में पाई की वैल्यू ली है 3.14, जिसको हमने डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1.57 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय n। अब आपको यही चीज मैंने ऊपर समझाई थी कि जो वेरिएंस जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसी केस में वेरिएंस क्या है, x बार मीडियन का ज्यादा है एज कंपेरेटिवली इसके। तो अब हमारा अगर x बार मीडियन का वेरिएंस जो है वो वेरिएंस ऑफ x बार मीन से बड़ा है, तो हमारा एफिशिएंट एस्टिमेटर भी कौन हुआ, ये। मींस x बार मीडियन इज मोर एफिशिएंट देन x बार मीन। दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा फॉर्मूला ढंग से समझने की जरूरत थी कि सिग्मा स्क्वायर बाय n क्यों आया, क्योंकि अगर आप रट लोगे कि सिग्मा स्क्वायर बाय n कैसे आया तो वो लास्ट में आप जाके क्वेश्चन पेपर के टाइम में भूल जाओगे। तो ये गलती नहीं करनी है, समझ लिया, मैंने आपको समझा दिया कि ये x बाय स्क्वायर क्यों आया, तो ढंग से दिमाग में रखना है। ठीक है, कोई डाउट होएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम। आपने सफिशिएंसी में एक फैक्टराइजेशन थ्योरम देखी थी जो कि थी लेमैन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो इसमें भी वही फैक्टराइजेशन थ्योरम है। So the factorization theorem is also known as the Neyman-Fisher factorization theorem, is a key result in statistical inference that helps identify a sufficient statistics for a given probability distribution। मतलब जो भी हमें probability given होती है, जो probability distribution दी होती है, चाहे वो continuous के लिए हो या discrete के लिए हो, तो उस चीज़ में वो क्या करता है, हमें sufficient statistics provide करता है। मीन्स जो overall जो हमारा फैक्टर थ्योरम जो अप्लाई हो रही है या हमारी जो आगे फैक्टराइजेशन हो रही है वो किस चीज पे ज्यादा मेनली फोकस कर रही है, तो ये है फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो इस केस में हम नेमैन फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज कर रहे हैं। फिर से मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, जिसमें क्या है, हमारे पास कोई भी एक रैंडम वेरिएबल की सीरीज है, सीक्वेंस भी बोल सकते हो आप, जो कि इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम पहले क्या करते हैं, इसमें लाइक्लीहुड एस्टिमेशन लाइक्लीहुड निकालते हैं। फिर उस चीज को लाइक्लीहुड के बाद जब हमारे पास कोई रिजल्ट आता है उसको हम क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू आई है, ये आई है वैल्यू, तो मैं इस चीज को क्या करूंगी, इसकी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दूंगी। मीन्स 1/summation तो मेरे पास है ही अलग है, साथ में फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि मेरे लिए 2 वैल्यूज निकालनी है ना। एक वैल्यू तो मुझे मिल गई ये वाली, बट ये वाली वैल्यू ये वाली बना देंगे। सो इस केस में जो हमारी फैक्टराइजेशन जो मेनली वर्क करती है वो इस वाली केस में वर्क करती है। मीन्स द वैल्यू विच लाइज इन दिस पार्ट वो हमारी क्या हो जाती है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बताती है हमें। नाउ एक एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे आते हैं, आपके किसी भी गेट नेट IIT एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज बी विद मी। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज वी हैव अ सैंपल जो कि है x1 to xn फ्रॉम अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद एन अननोन पैरामीटर p। आपको पता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 ट्रायल में काम करता है। सो इसमें हमने लिया है एक कोई भी अननोन प्रोबेबिलिटी ली है हमने p, ओके, वेयर ईच xi कैन टेक वैल्यू 0 and 1। बर्नौली काम ही 0 और 1 पे करता है, मतलब 0 या 1, ओके। तो इस केस में अगर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, सक्सेस में आती है, तो हमारी क्या हो जाती है प्रोबेबिलिटी p। अगर हम फेल में जाते हैं, फेलियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो वो क्या हो जाता है, आपको पता है p प्लस q इज इक्वल टू 1। सो p इज इक्वल टू 1 माइनस q इज इक्वल टू 1 माइनस p, और q को हम रिप्रेजेंट करते हैं फेलियर से और p को हम रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेस से, ये तो आपको पता ही है। सो इट विल बिकम 1 माइनस p। सो इस केस में वी वांट टू फाइंड अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर p यूजिंग द फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब हमें इसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना, तो हम कैसे करेंगे, अब हमने इक्वेशन तो बना ली, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लगाएंगे। तो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे लगाएंगे, आपको पता है बर्नौली का फॉर्मूला क्या होता है, p रेज़ टू पावर x 1 माइनस p रेज़ टू पावर 1 माइनस x। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो लाइक्लीहुड फंक्शन लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे अप टू xn। मतलब ये जो सिंगल वैल्यू के लिए है, हम इसको xn के लिए निकालेंगे। तो xl के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बन जाएगी xi, मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है,
इसके लिए 1 माइनस पी 1 माइनस एक्स आई ये क्या हो जाएगी, इसके साथ होगी, मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। ओके क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी xn है ना, मतलब हमारे पास xn नंबर ऑफ वैल्यूज जा रही हैं, तो हमने उसको n नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमने n नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हम ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा किसमें, समेशन में। कैसे होगा चेंज, ये बन गया हमारा लाइक्लीहुड का, फिर ये बन जाएगा p रेज टू पावर, यहाँ समेशन आ जाएगी, समेशन एक्स आई, यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस पी, और ये बन जाएगा 1 की जगह क्या जाएगा 1 माइनस एक्स आई, 1 माइनस एक्स आई, ये प्लस होते रहेंगे अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स, तो क्या हो जाएगा n माइनस समेशन एक्स आई। ओके ये चीज समझाने की, मतलब डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे, वह वाली फैक्टराइजेशन थ्योरम जैसे मैंने आपको बता रखा था कि एक वैल्यू होती है g वाली, एक होती है hx वाली, जिसमें जो hx वाली वैल्यू होती है, जिसमें वो क्या होती है हमारी गार्बेज होती है, जिसका हम कोई यूज नहीं करते हमारी फैक्टराइजेशन थ्योरम में। ओके तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने अगर इक्वेशन देखेंगे तो ये वाली इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो अगर आप देखोगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो ये वाली बन रही है। ओके बिकॉज गार्बेज में ये वाली इक्वेशन तो नहीं जाएगी, बिकॉज वी आर हैविंग रैंडम वेरिएबल ऑल्सो, वी आर हैविंग द वैल्यूज प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, सो वी विल नॉट पुश इट इनटू गार्बेज। तो इस केस में हमारा जी टी एक्स पी की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली होगी, विच डिपेंड्स अपॉन पी एंड समेशन एक्स आई। और एच एक्स के लिए मैंने पहले बताया था अगर कोई चीज उसके साथ नहीं है तो हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं 1। ओके सो हमारा यहाँ पर एच एक्स क्या है 1, दैट डजंट डिपेंड अपॉन पी। ओके सो सिंस द लाइक्लीहुड फंक्शन फैक्टर इन दिस वे, द स्टैटिस्टिक्स हमारी क्या जाएगी, अगर आप इस चीज में अब नोटिस करोगे तो आपके पी जो है वो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, एन इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस इज योर रैंडम वेरिएबल। तो अगर आप देखोगे तो रैंडम वेरिएबल ही आपका मेन वर्क कर रहा है किस केस में, फैक्टराइजेशन थ्योरम में। तो इस केस में आपका जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हुआ विच इज टी एक्स, वो क्या हुआ आपका समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एक्स आई। सो दिस इज योर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज सफिशिएंट ऑफ पी। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं विच इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है तो कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है जो कैप्चर करती है सारी इंफॉर्मेशन, जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं, जो कि कोई भी अननेसेसरली कोई चीज देता नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैटर्न्स नहीं देता, एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता जो कि हमारे डाटा को कॉम्प्लेक्स कर दे, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। तो क्या है ये, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि आपने एक पढ़ी थी, आपने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें क्या था कि आपके पास एक टी एक्स होता था जिसके पास आपके पास 2 वैल्यूज होती है, जी एक्स टी या जिसको जी टी एक्स भी बोलते थे, और एक होती थी एच एक्स। ओके सो ये चीज ना उसी से थोड़ा सा रिजेंबल करती है कि स्टैटिस्टिक्स टी एक्स इज कंप्लीट, वो कंप्लीट तब होगी इफ ओनली जो जी टी है हमारा दैट हैज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 0, मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी जी टी की वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर थीटा इज द फंक्शन दैट इज ऑलवेज 0। सो ये इक्वेशन नीचे लिखी हुई है दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू 0 for all thetas or for all parameters theta. Okay so this means that there is no extra function of tx that can give us more useful insights about theta। तो मतलब यही काम है, बस हमारी जो g की वैल्यू है अगर हम उसके एक्सपेक्टेशन को 0 के इक्वल निकाल देते हैं तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं कोई भी थीटा है उसके कंपैरिजनली, तो हम क्या कह सकते हैं उसको कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये था तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं MVUE विच मीन्स मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ये एक एनहांस्ड एस्टिमेटर है जो कि आप आगे पढ़ोगे कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि ये बेस्ट एस्टिमेटर है जो कि हमें पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए यूजफुल है। पहली बात क्यों है, सबसे पहली बात ये कि ये अनबाइज्ड है, आपको पहले अनबाइज्ड बता रखा है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ म्यू का अनबाइज्ड एस्टिमेटर क्या है, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, ये मतलब ये तो हमें चलो याद है ठीक है, बट जब भी हम किसी एक्सपेक्टेशन किसी चीज की निकालते हैं वो इक्वल टू उसके पॉपुलेशन पैरामीटर क्या आता है तो हम बता देते हैं कि वो क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। सेम केस यही है कि वो हमें क्या देता है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर देता है। सेकंड है हैज द लीस्ट वेरिएंस, ये हमें बहुत कम वेरिएंस देता है। ठीक है नाउ इसका एग्जांपल क्या है, एस्टिमेटिंग वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक एग्जांपल है हम सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटिंग निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या किया हमने, suppose we want to estimate sigma square the population variance। ओके हम इसमें population variance कर रहे हैं, population variance sigma square से डिनोट होता है। ठीक है now the sample variance, आपने population variance को sigma square से किया, सो यहाँ पर sample variance जो है वो हमारा s square से डिनोट होता है, ये याद रखना।
नाउ द एस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है 1/n-1, जहां पर आपकी n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, नाउ देयर इज अ समेशन। ओके, जब समेशन क्यों लगाइए, ऑब्वियसली मतलब जब भी आपकी वैल्यू 1 2 चेंज करेगी उसके ऑटोमेटिकली आपकी x की वैल्यू भी चेंज होगी, इतना पता है। नाउ उसको माइनस करना है किससे, मीन से, फिर उसका होल स्क्वायर लेके यू विल फाइंड आउट योर सैंपल वेरिएंस। तो इस केस में हमने क्या फाइंड आउट किया कि इज ये जो एस स्क्वायर है इज अनबाइज्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर, मींस अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर निकाल लेंगे वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस, उसका कब क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएंस है अमंग ऑल अनबाइज्ड एस्टिमेटर, इसीलिए हमने क्या बोला है कि दैट एस स्क्वायर इज द MVUE ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि एस स्क्वायर इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर भी तो हो सकता था, यहाँ पर MVUE क्यों लिखा, क्यों, बिकॉज इसमें एक नई चीज ऐड होगी विच इज स्मॉलेस्ट वेरिएंस। तो जिस चीज में ज्यादा मतलब वेरिएंस से रिलेटेड कुछ चीज जुड़ जाएगी, ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें बताया गया स्मॉलेस्ट वेरिएंस है तो ऑटोमेटिकली इसमें अनबाइज्ड भी है, साथ में इसका क्या है, कम वेरिएंस भी है। तो उस हिसाब से हमारा ये कौन सी अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, ये मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। टाइटल से पता लग रहा है, देखो ना, टाइटल से पता लग रहा है मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ओके, अब हम दिखाती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देती हूँ कि MVUE और अनबाइज्ड एस्टिमेटर में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ जो है अनबाइज्ड एस्टिमेटर की वो है एन एस्टिमेटर हुज एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स द ट्रू पैरामीटर। जैसा भी मैंने बताया, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू, मींस जो भी एक्सपेक्टेशन है किसी भी एस्टिमेटर की वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू ट्रू पैरामीटर के इक्वल। ओके, तो दूसरे केस में क्या है कि जो मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, इस केस में क्या हो जाएगा कि द बेस्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर दैट हैज द लीस्ट वेरिएंस। देखो पहली बात आ गई कि सबसे अच्छा अनबाइज्ड एस्टिमेटर जिसका क्या हो, सबसे कम वेरिएंस हो, तो उसको हम बोल देंगे MVUE। नाउ सेकंड इज वेरिएंस, इसमें क्या है, कैन हैव एनी वेरिएंस, मतलब इसमें कोई भी चलेगा, हाईएस्ट चलेगा, लोएस्ट चलेगा, मीडियम चलेगा। ओके, पर इस केस में क्या है, हैज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेरिएंस, इसमें स्मॉलेस्ट ही होना चाहिए तभी हम इसको MVUE कंसीडर करेंगे, वरना आगे पीछे होएगा तो हम उसको अनबाइज्ड एस्टिमेटर मतलब डिक्लेयर कर देंगे। नाउ व्हाट इज द प्रिसिजन, प्रिसिजन मींस मे नॉट बी द मोस्ट प्रिसाइज एंड द मोस्ट प्रिसाइज अनबाइज्ड एस्टिमेटर। प्रिसाइज मतलब ये उस काम को करेगा ही करेगा, मतलब उसके अलावा ये इधर उधर अपने गोल से भटकेगा नहीं बेसिकली। ओके, मतलब इसका अगर वेरिएंस है तो ये वही है, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा, हम वो नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इस केस में वी कैन कैलकुलेट द स्मॉलर वेरिएंस मींस इट इज अ मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। नेक्स्ट इज यूनिकनेस, मेनी एस्टिमेटर कैन बी अनबाइज्ड पर देयर इज ओनली वन MVUE फॉर अ गिवन पैरामीटर। मतलब इस केस में बहुत सारे एस्टिमेटर्स जो हैं वो अनबाइज्ड हो सकते हैं, बट इस केस में सिर्फ एक ही अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो होगा वो यूज किया जाएगा पैरामीटर के लिए। अब जो हमारा अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है उसके लिए आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में समझाया था मैंने, याद करो, अभी करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, जिसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा, मींस थीटा कैप इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ओके, बट जो MVUE है वो क्या यूज करती है, राव ब्लैकवेल थ्योरम एंड लेमन शेपे थ्योरम, ये यूज करती है दो काइंड ऑफ थ्योरम टू फाइंड आउट द MVUE। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीन का एग्जांपल लिया हुआ कि द W इज इक्वल टू x1 + 2x2 अपॉन 3 इज अनबाइज्ड बट नॉट MVUE। क्यों, अभी मैंने बताया कि अनबाइज्ड तो है, मतलब इसकी पहली कंडीशन तो प्रूव हो गई, बट हमें MVUE करने के लिए सेकंड चाहिए विच इज स्मॉल वेरिएंस, तो इसमें तो स्मॉल वेरिएंस है ही नहीं। नाउ अगर आप देखोगे x बार इज इक्वल टू 1/n समेशन xi इज द MVUE ऑफ म्यू। ओके, क्यों, मैंने अभी बताया था x बार इज इक्वल टू म्यू, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ वेरिएंस का सेम ले लिया कि जब s स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस x बार को होल स्क्वायर इज अनबाइज्ड बट नॉट MVUE। बट जब हम सैंपल वेरिएंस लेते हैं तो उस केस में जो हमारा ये है s स्क्वायर जो है वो क्या है, मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बोला, क्योंकि सेम ही तो है, बट यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n, यहाँ पर कितनी है, n-1। सो दिस इज मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन अनबाइज्ड एस्टिमेटर एंड MVUE। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू MVUE। तो अब हम कर रहे हैं राव ब्लैकवेल थ्योरम। ये थ्योरम अनबाइज्ड एस्टिमेटर से ही एनहांस्ड हुई है। तो इसमें क्या है, द राव ब्लैकवेल थ्योरम हेल्प अस इंप्रूव एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर बाय रिड्यूसिंग इट्स वेरिएंस व्हाइल कीपिंग इट अनबाइज्ड। मतलब ये MUVE की तरह काम करता है, जो कि हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर, जिस ये थ्योरम उसी पे काम करती है। मतलब हम कैसे इसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट द अनबाइज्ड एस्टिमेटर और टू इम्प्रूव द अनबाइज्ड एस्टिमेटर
अगर उसका हम वेरिएंस कम कर दें और अनबायसनेस को सेम रखें, मतलब अनबायसनेस सेम रहेगी बट वेरिएंस कैसे कम करना है उस चीज को यूज करने के लिए हम करते हैं राव ब्लैकवेल थ्योरम का यूज। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि इफ थीटा इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, आपको पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, दैट थीटा कैप इज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड tx is a sufficient statistics, then a new estimator क्या होगा आपका थीटा रेज टू पावर कैप स्टार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप गिवन tx। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, न्यू एस्टिमेटर आ जाएगा। अब इसके पास क्या है, द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू एज थीटा कैप स्टिल अनबाइज्ड, ओके ये सेम है, सेम अनबाइज्ड है, ओके। नाउ इट इज हैविंग लोअर वेरिएंस देन थीटा कैप मेकिंग इट अ बेटर एस्टिमेटर। अब ये चीज जो बनी है ये बनी है बेटर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, ओके। हाउ इट मेड, लोअर वेरिएंस हो गया इसका एज कंपेयर टू थीटा नॉट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ बेटर एस्टिमेटर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेटिंग द मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी, हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जिससे आपको समझ आए। लेट x1 x2 up to xn be IID samples, IID obviously you know independent and identically distributed samples from a Bernoulli distribution with parameter p, okay। आपको पता है हम बर्नौली में सिर्फ एक ही कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है p, so p is the probability of success, okay। now a sample unbiased estimator of p is p cap, हमने दे दिया है x1, okay। now applying Rao Blackwell जो हमने थ्योरम ली थी उसको यूज करके a sufficient statistics for p is the sample sum where tx is equal to क्या जाएगा, summation of I approaches to 1 to n xi। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यही इक्वेशन जब हमने ऊपर की तरह सेम पुट करी तो ये हमारे पास बन गई दिस वन, यहाँ पर हमारा x1 बाय tx आ गया। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी tx अपॉन n, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी x बार। सो एज यू कैन सी दैट x बार इज अ बेटर एस्टिमेटर ऑफ p बिकॉज इट हैज लोअर वेरिएंस देन x1, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, बेटर एस्टिमेटर एज कंपेरेटिवली टू अनदर्स। द राव ब्लैकवेल थ्योरम हैज ट्रांसफॉर्म्ड एन इनसफिशिएंट एस्टिमेटर इनटू द MVUE। जैसे कि आपने देखा हमने इनसफिशिएंट एस्टिमेटर को चेंज कर दिया किसमें, एक गुड एस्टिमेटर, और यू कैन से MVUE विच इज मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर, ओके। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं जो कि हमारी लेमन-शेफे थ्योरम। ये सारी थ्योरम्स ना बेसिकली एस्टिमेटर से ही रिलेटेड है, मतलब हर चीज में एस्टिमेशन अनबाइज्ड एस्टिमेटर निकालने का ही काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब इस थ्योरम में क्या है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एन एस्टिमेटर इज अनबाइज्ड a function of a sufficient and complete statistics, okay। मतलब इसमें क्या आएगी, अनबायस्डनेस भी आएगी, सफिशिएंसी भी आएगी, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स भी आएगी, देन इट इज बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर MVUE ऑफ द पैरामीटर, ओके गॉट इट। नाउ एप्लीकेशंस क्या है इसकी, प्रॉब्लम क्या है कि इफ यू फ्लिप अ कॉइन n टाइम्स and each flip results in head 1 or tail 0, the probability of getting heads is p, which we want to estimate, okay। We collect data where we are having the random variable which is x1 x2 up to xn with where each xi is either 0 or 1। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है जो वैल्यू लाई करती है वो हमेशा 0 और 1 में लाई करती है। तो अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको सोल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट और कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने ले लिए हमने, tx इज इक्वल टू समेशन xi इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर p। In the Bernoulli distribution, this statistics is also complete. Now we will go further and we will find out the unbiased estimator. Unbiased estimator find out करने के लिए simply हमने वो चीज लिखी थी, p cap is equal to tx upon n is equal to x bar। इसके बाद हमने लेमन-शेफे की थ्योरम को अप्लाई किया where x is a function of a sufficient and complete statistics and is unbiased and it must be MVUE for p. That's why at last we have said that x bar is the best possible estimator for p। तो ये था हमारी लेमन-शेफे की थ्योरम। अब हम करने वाले हैं सबसे लास्ट टॉपिक हमारी यूनिट 1 का जो एस्टिमेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब क्रैमर-राव इनइक्वालिटी करेंगे। व्हाट इज क्रैमर-राव इनइक्वालिटी, द क्रैमर-राव इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स अ लोअर बाउंड। आपको पता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने पढ़ा। लोअर बाउंड क्या होता है, जो सबसे लोअर वैल्यू होती है किसी भी, और उसको आप बाउंडेड बिलो से भी डिनोट करते हो,
Okay, on the variance of any unbiased estimator of a parameter. Got it? In simple terms, it tells us that no unbiased estimator can be more accurate. इसमें बताया गया है कि जो भी हमारा unbiased estimator होता है वो इतना accurate नहीं होता है कि वो आपको small variance दे पाए. Okay, that a certain limit determined by a data fish's information. Okay, अब इसकी कुछ easy applications हैं. That is estimating a normal mean and second one is estimating a Poisson rate. तो ये था सिर्फ क्रैमर-राव inequality का. आगे चल के हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको डीपली पता चलेगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू.